अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का MCQ बेस्ड जो पेपर है मिड टर्म का उसको देखेंगे। इसमें हम लोग पास्ट पेपर्स को बेसिकली नहीं देखेंगे, जो हमारे पास हैंडआउट्स हैं उन्हीं को हम लोग थॉरोली जो है वो देखेंगे और उसमें से जो MCQ आता होगा उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें ये बात पता है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद वो कहता है कि फ्रंट एंड में जो लैंग्वेजेस आती है, MCQ में पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है हम लोग मोस्टली जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। अब वो MCQ एक यहाँ से ये भी आ जाता है कि जो हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट है इज़ नॉट अ डिज़ाइन। ठीक है, हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट डिज़ाइन नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है कि सिर्फ हम लोग सिर्फ डिज़ाइन ही करेंगे, जैसे HTML, CSS से हम डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो हम जिसको JS भी कहते हैं, बेसिकली उसको हम एज अ बैकएंड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो वो कहता है कि इसका जो है ताल्लुक फ्रंट एंड वालों का बैकएंड से भी होता है, इसका सिर्फ ये काम नहीं है कि आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है एब्रीवेशन URL का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का आपको एब्रीवेशन MCQ में वो पूछ सकते हैं। देन URI का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, सॉरी। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। अब HTTPS और FTP, ठीक है, इनको हम लोग जो है बेसिकली यूज़ करते हैं। अब वो कहता है कि HTTP जो है वो भी प्रोटोकॉल है, HTTPS भी और FTP भी है। अब इनका जो थोड़ा सा एब्रीवेशन है वो आगे जाके उन्होंने बताया होगा, लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये सारी की सारी जो हमारे पास डोमेन्स हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं। अब HTTP क्या होता है ये हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे, लेकिन वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ URL होते हैं। अब URL के पार्ट्स क्या हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं HTTP लिखा होता है। ठीक है, तो वो कहता है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। ठीक है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है HTTP जो हम लोग मोस्टली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि mydomain.com, जैसे अब google.com आता है, उसमें google.com वाला जो पार्ट क्या है वो कहता है कि स्पेसिफाइज द IP एड्रेस ऑफ द डोमेन नेम। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर रहा है IP एड्रेस को, तो ये भी जो है MCQ के अंदर आता है। और इसके अलावा हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट आता है वो कहता है कि ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, .html वगैरह वगैरह वाला। वो क्या बताता है, अ फाइल नेम ऑन द सर्वर। ठीक है, फाइल का नेम बताता है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो URL होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक वो होता है जो रिसोर्स की लोकेशन बता रहा होता है, रिसोर्स का लोकेशन नेम है उसके अंदर, और दूसरा हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। देन हमारे पास आता है डायनामिक URL। अब डायनामिक URL क्या होते हैं, जब भी हमारे पास कोई URL आता है जिसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, परसेंटेज मार्क वगैरह देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो डायनामिक URL होता है। तो अगर आपको वो कोई ऐसा लिंक देता है जिसके अंदर आपको इस तरह के कोई साइंस वगैरह शो होते हैं, तो वो डायनामिक URL है। आपने डायनामिक URL को जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जैसे उसने ये वाला जो है बताया हुआ है। अब क्या कहता है, वो कहता है कि URL की इनकोडिंग होती है। अब URL की इनकोडिंग कैसे होती है, वो कहता है कि बेसिकली जब हमारे पास कोई प्लस का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस सॉरी प्लस मैंने कह दिया है, प्लस या %20 के साइन के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं अपने URL के अंदर स्पेसिस को। ठीक है, अब www.google, उसके बाद स्पेस नहीं हम डाल सकते, तो वो क्या करता है कि जब स्पेस आ जाती है तो वो स्पेस को किसके साथ रिप्लेस कर देता है, प्लस के साइन के साथ या फिर %20 के साथ। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है HTTP के बेसिक्स। अब HTTP होता क्या है, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल है, तो वो कहता है कि HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक हो गया, तो ये इसकी एब्रीवेशन है जो हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है HTTP इज द फाउंडेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर क्या है, फाउंडेशन ऑफ जो डाटा कम्युनिकेशन है वो हम लोग HTTP को यूज़ करते हैं। जो इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, वो अपने एब्रीवेशन याद रखनी है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। देन दूसरी बात ये कि HTTP क्या है, वो प्रोटोकॉल है। अब क्या कहता है कि जब HTTP रिक्वेस्ट करता है तो उसके अंदर दो काम होते हैं, गेट और पोस्ट का। ठीक है, एक गेट एंड पोस्ट का काम क्या है कि एक जो क्यूरी हमने अपने गूगल को या फिर हमने अपने सर्च इंजन को सेंड की है वो, और पोस्ट में आ जाता है कि जो स्पेसिफाइड रिसोर्स है जिसको हमने अपनी क्वेरी दी है वो उसको पकड़े और जो हमारा डाटा है या फिर हमने जो भी अपना क्वेरी उसको सेंड किया है उसका हमें आंसर दे। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स हमें दे। तो गेट एंड पोस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। वो गेट किस लिए यूज़ होता है, रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स, यानी जैसे हम गूगल से कोई क्वेरी मांगते हैं, जैसे हम उसको कह देंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर एटसेट्रा, तो हम लोग उसको कह रहे हैं। ठीक है, और वो पोस्ट क्या है कि जब वो हमारी उस क्वेरी के ऊपर जो है आंसर कर रहा होता है या फिर हमें आंसर दे रहा होता है या रिस्पॉन्स देता है, तो वो इसमें आ जाता है। देन HTTP उन्होंने दोबारा दे दी है। अब SSL भी इसने दिया हुआ है, ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास वेब सर्वर आ जाते हैं, उसके अंदर भी करने वाला कुछ नहीं, एप्लीकेशन सर्वर में भी नहीं है। इसमें www का आपको मतलब पता होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एजेंट्स आ जाते हैं, इसमें भी करने वाली कोई नहीं है। वेब ब्राउज़र इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ वेब या फिर यूज़र एजेंट एप्लीकेशंस।
उसके बाद हमारे पास डोमेन के एग्जांपल हम ऊपर एक दफ़ा देख आए हैं कि डोमेन क्या होती है, ठीक है। google.com, microsoft.com, HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है। जो अगला नाम होगा वो google.com, microsoft.com, ये क्या है, ये हमारे पास डोमेन्स होती हैं। और ये जो www साथ लग जाता है, ये भी वो कह रहा है कि इसके साथ हम लोग डोमेन लगाते हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ डोमेन्स, हम पहले ऊपर दे रखे हैं। इसमें आता है TLD, जो है स्टैंड फॉर टॉप लेवल डोमेन्स। अब टॉप लेवल डोमेन्स में कौन सी आती हैं, .pk, .com, .government। अब इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि ये बताती हैं कि ये किस जगह पे जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये रजिस्टर कहाँ से होती हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। मस्ट बी यूनिक, और जो है इनको रजिस्टर होना चाहिए, ICANN लिखा हुआ है, ठीक है। इनको यहाँ से जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। होस्टिंग का उसने बताया हुआ है FTP का आपने जो है वो एब्रीविएशन याद करना है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन हमारे पास आ जाता है कि वो कहता है कि FTP सिंपल और सिक्योर। FTP को बेसिकली हम लोग यूज़ क्या करते हैं, अपनी जो फाइल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके सिर्फ एब्रीविएशन करनी है और कुछ नहीं। देन हमारे पास कोडिंग के जो लेक्चर स्टार्ट होते हैं उसमें आता है HTML क्या है, HTML की एब्रीविएशन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये। तो HTML बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या है किस लिए यूज़ करते हैं, अपनी जो फाइल है उसका डाटा वगैरह जो है, या फिर उसका जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर वगैरह है उसको बनाने के लिए। तो वो कहता है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये बात नहीं भूलनी, ठीक हो गया। ये MCQ आता है कि HTML कौन सी लैंग्वेज है, तो ये बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। और इसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस को। और आपको तो इतना पता होगा कि वेब पेजेस जब क्रिएट करते हैं तो HTML आती है, और उसकी स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास आ जाता है डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये सबसे बेसिक है। अब आपको क्या होता है कि वो MCQ के अंदर पूछ लेते हैं कि उसने डॉक टाइप लिखा होता है और HTML लिखा होता है। इससे पहले अगर आप थोड़ा गौर करें तो उसने एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो कभी कभी कोड के अंदर अगर मिस्टेक करके आपको दे देता है या फिर MCQ देता है, तो आपने याद रखना है कि डॉक टाइप HTML है, और इससे पहले जो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि इस्तजाबिया निशान जो है वो यूज़ करना है हमने। उसके बाद इसकी आपने ये भी याद रखना है कि स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स हैं या स्मॉल लेटर्स हैं, इन सबको भी ध्यान रखना है। लेकिन बात क्या है कि HTML5 में अब लॉन्ग मैंने कह दिया, कैपिटल और स्मॉल वाला जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। HTML में हेडिंग के लिए हम लोग H1 to H6 तक के टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये MCQ में पूछ सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, और सबसे बड़ा जो हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होती हैं उनके लिए हम H1 यूज़ करते हैं। HTML में इमेजेस के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं उसको इमेज टैग यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम लोग सोर्स लगाते हैं जिसके अंदर हम उसका लिंक देते हैं। दैन हमारे पास एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक होते हैं। एट्रीब्यूट्स हम लोग अगर किसी चीज़ के करैक्टरिस्टिक को ऐड करना है तो हम उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी कहता है कि HTML एलिमेंट्स आर रिटन विद द स्टार टैग, यानी कि टैग वही है, लेकिन बात यह है कि एलिमेंट्स में आ जाता है कि जब हम बहुत ज़्यादा टैग्स को बेसिकली कलेक्ट करके लिखना शुरू कर देते हैं एक टैग के अंदर, तो वो हमारे पास एलिमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें MCQ में इतना कोई खास पूछता नहीं है। लेकिन एट्रीब्यूट्स का होता है कि एट्रीब्यूट्स आपने देखना होता है कि वो जो हमारे करैक्टरिस्टिक हम लोग एडिशनल ऐड करते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद नेस्टेड HTML में क्या है कि हम लोग नेस्ट करके लिखते हैं। जैसे अब उसने HTML लिखी है, स्टार्ट में इधर आई है और इधर आके ये ख़त्म हो गई है, तो इनकी जो तरतीब है उसको भी लेके चलना होता है। लेकिन HTML का टैग भी मोस्टली जो है वो पेपर में गलत जगह पे लिखा होता है, वो भी आपने डालना होता है। उसके बाद वो कहता है कि द एलिमेंट कंटेंट इज टू अदर HTML एलिमेंट्स, जैसे कि H1 और HP है, H1 का टैग है, और जो हमारे पास पैराग्राफ P का टैग है उसको हम लोग जो है वो एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एलिमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैग एलिमेंट है, ठीक है। वो इस तरह पता चलेगा कि जैसे अब आप देखें बॉडी, इसमें जो बॉडी टैग है ये एलिमेंट टैग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो कंटेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, H1 और पैराग्राफ टैग। अब बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ टैग यूज़ हो रहा है और जो H1 टैग यूज़ हो रहा है, इसलिए मैंने ऊपर कहा था जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल टैग यूज़ कर सकते हैं ना, उसको हम लोग एलिमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी जो है वो एलिमेंट टैग हो गया, और इसके अंदर हमने जो है बेसिकली दो टैग्स जो है उनको यूज़ किया हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि डोंट फॉरगेट द एंड टैग। जब भी आपने किसी टैग को ओपन करना है तो उसको क्लोज आपने लाजमी करना है। ये भी पेपर में आ सकता है। और एंड करने के लिए आपने क्या करना है, लेस देन ग्रेटर देन के जो साइंस है वो वैसे ही हैं, टैग का नेम वैसे है, लेकिन स्टार्ट में आपने स्लैश यूज़ करनी है। एम्प्टी एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में आप देखें तो हमारे पास जो BR टैग है, जो ब्रेकर टैग है, लाइन ब्रेक के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी हमारे पास एम्प्टी टैग है। ये MCQ में पूछ सकता है वो। देन हमारे पास आ जाता है यूज़ लोअर केस टैग्स। अब लोअर केस टैग्स में क्या आता है कि हमारे पास हम लोग जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ करें या स्मॉल लेटर यूज़ करें, लेकिन वो कहता है कि HTML5 का जो स्टैंडर्ड है, जो W3 स्कूल ने जो रेकमेंड कर दिया है, अब क्या है कि आप इसको कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपका कोई जो है वो उसमें एरर नहीं आता। लेकिन पहले जो था वो एरर क्रिएट हो जाता था कि आप स्मॉल ही लिखें, सारे स्मॉल ही लिखें।
लेकिन फिर भी वो कह देता है कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो है स्मॉल लेटर्स को यूज़ करें और जो है कैपिटल लेटर्स को जो है अवॉइड करें। अब एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो है एलिमेंट्स कुछ HTML के एलिमेंट्स हैं जिनके पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं जिनके पास थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपने इमेज टैग यूज़ किया, उसके अंदर ऑल्ट आपने यूज़ किया, तो ऑल्ट बेसिकली क्या है, वो एक एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली उसके अंदर इमेज टैग का काम क्या है कि आपने एक इमेज जो है वो वहाँ पे पुट करनी है, लेकिन हम लोग इसके साथ आर्ट यानी कि जो ALT लिखा होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, उसका मतलब ये है कि जब हमारी इमेज शो नहीं हो रही तो आप यहाँ पे बता दें कि इमेज नेचर की थी या ऐसी कोई भी चीज़ थी कि जब भी वहाँ पे कोई काम हमारा जो लिंक है वो वर्किंग नहीं कर रहा तो वो उसको बताया कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये चीज़ थी जो वर्क नहीं कर रही तो यहाँ पे ये था। तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारी चीज़ के बारे में, तो उसको एट्रीब्यूट कहेंगे। अब लैंग एट्रीब्यूट है हमारे पास। लैंग एट्रीब्यूट क्यों है? HTML लिखते हैं तो वो भी कोड चल जाना था, लेकिन लैंग उसने यूज़ करके, मतलब लैंग्वेज है, ठीक है, बेसिकली ये वर्ड लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज बता रहा है कि आपने इंग्लिश यूज़ करनी है US, ठीक है। अब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने दी है ना, नहीं तो HTML टैग तो अकेला भी चल रहा था। तो ये आपने याद रखना है कि एट्रीब्यूट ये वो होते हैं। अब जो टाइटल है वो हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद href हमारे पास एट्रीब्यूट है। उसके बाद इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। साइज़ हमारे पास एट्रीब्यूट है। जो भी टैग है उसके अंदर जो भी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपने याद रखना है कि वो एक एट्रीब्यूट है बस। जहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया आर्ट यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसने आर्ट गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो एडिशनल है। उसके बाद वो कहता है ऑलवेज यूज़ लोअर केस एट्रीब्यूट्स। आपने जब भी कोडिंग करनी है आपने स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं। वो कहता है आप कैपिटल करें स्मॉल करें जो है कोई इशू नहीं है, लेकिन बात यह है कि अच्छी बात है कि अगर आप लोअर केस ही यूज़ करें। उसके बाद कहते हैं ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट्स। जो हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा कोट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि HTML5 स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर कोट्स अराउंड द एट्रीब्यूट्स। लेकिन जो HTML5 है वो कहती है कि नहीं करना। अब HTML4 पहले थी जिसके अंदर पहले थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब HTML5 आ गया जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है, यानी कि आप कोड जिस तरह भी लिख लें वो चल जाता है। अब सिंगल कोट और डबल कोट वाला काम आ गया। अब वो कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल कोट और डबल कोट, अब जब भी आपने यूज़ करने हैं सिंगल कोट्स तो उसके अंदर आप दोबारा सिंगल कोट्स को यूज़ नहीं कर सकते। कैसे? अब यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब डबल कोट्स के अंदर आप दोबारा डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, आपने हमेशा उसके अंदर सिंगल कोट ही यूज़ करने हैं। तो उसके कहने का यह मतलब है कि अगर आप डबल कोट्स को यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है हेडिंग और पैराग्राफ। हेडिंग हमने टैग्स देख लिए हुए हैं, जैसे पहले हेडिंग टैग्स जो है हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स हैं वो हमने ऊपर देख लिए हुए हैं, और लिस्ट जो हमारी लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उसके लिए H6 को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। देन वो कहता है हेडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है वो बड़ा और बोल्ड नज़र आना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है हम लोग H1 टैग यूज़ करते हैं, बोल्ड टैग हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन हमारे पास आ जाती हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रूल में क्या आ जाता है कि हमारे पास HR जो टैग है उसको यूज़ करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाती है, ठीक हो गया, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हेड टैग क्या है? हेड टैग के अंदर हम लोग जो है वो सारे अपने हेडिंग टैग्स HTML के जो भी टैग्स होते हैं वो हेडिंग टैग्स के अंदर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे टाइटल हो गया, ये मेटा चार सेट जो हमारा हो जाता है ये सारा हम इसके अंदर कर लेते हैं। उसके बाद टाइटल जो है, टाइटल क्या होता है कि ये जैसे ऊपर हैंड आउट CS202 लिखा हुआ है, तो अब आपने देखा होगा कि ये टाइटल जो है इसके लिए यूज़ होता है। जो हम इसके अंदर लिखते हैं वो हमारे ऊपर ये जो बार है इसके अंदर शो होता है। देन हमारे पास मेटा टैग्स आ जाते हैं जो कि अब हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। फिर HTML का पैराग्राफ टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद उसने डिस्प्ले का बता दिया है। इसमें क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो क्या करता है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है वो खुद रिमूव कर देता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं ब्राउज़र उसको खुद सारी जो स्पेसेस हैं उनको डिलीट कर देता है और एक स्पेस हमारी रहने देता है, ये हमने देखा हुआ है। दैन हमारे पास आ जाता है लाइन ब्रेक के लिए हम लोग BR टैग यूज़ करते हैं, बी ब्रेकर टैग है जो हमारा। उसके बाद स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग के लिए स्टाइल टैग यूज़ होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है ना वो पूछ सकते हैं कि स्टाइल टैग जो है वो हम यूज़ करते हैं, तो स्टाइल टैग की कितने, स्टाइलिंग की CSS के कितने टाइप्स हैं। तो ये सारे जो टैग्स हैं ना, खैर ये हैं तो MCQ की वीडियो, लेकिन आपके पेपर में वो मोस्टली आता है। दैन हमारे पास स्टाइल है, वो उसके ऐसे हम लोग जो है स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं पहले हम और फिर उसकी वैल्यू देते हैं। दैन हमारे पास आ जाता है कलर चेंज करने के लिए, कलर का जो टैग है वो हम यूज़ करते हैं। दैन फॉन्ट के लिए हम लोग फॉन्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। साइज़ के लिए साइज़ को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन करना है तो हमने स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेना है, ठीक हो गया। देन हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है उसमें क्या है, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इंपॉर्टेंट वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हम लोग CSS को यूज़ करके करते हैं। अब बोल्ड के लिए हम लोग B टैग यूज़ करते हैं और इटैलिक में हमने करना है तो I टैग यूज़ करते हैं। पेपर में एक MCQ जो आता है
वो ये है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग मार्क टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो MCQ है वो पेपर में आ जाता है कि जो हमारे पास मार्क टैग है उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हाईलाइट करने के लिए। देन अब हमारे पास आ जाता है HTML बोल्ड और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग। पहले जो था HTML4 के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता था बोल्ड करने के लिए, ठीक है, लेकिन अब B टैग यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड है दोनों का काम एक ही है, ये आपने याद रखना है, और इसलिए हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। तो जो B टैग है उसको हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड करने के लिए। ये ना थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर देता है कि एम्फेसाइज अब और इटैलिक क्या है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग क्या है। तो इनके काम एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन अब HTML5 आ गया तो कुछ टैग्स अपडेट हो गए हैं। तो अब क्या है कि हमारे पास जो इटैलिक या एम्फेसाइज्ड है उसमें हम लोग आई टैग को यूज़ करते हैं। दोनों का काम एक ही है कि हमें इटैलिक जो है वो शो करना है। उसके बाद वो कहता है कि जब एम्फेसाइज करना था तो इसके लिए EM भी हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। EM और I इन दोनों का काम एक ही है, इन दोनों ने करना एक जैसा काम ही है। लेकिन ये क्या है कि जब हम आई टैग को यूज़ करते हैं तो वो क्या कहता है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस जो है काम करता है। अब क्या है कि एम्फेसाइज और इटैलिक काम दोनों एक जैसा कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक शो कर रहे हैं। लेकिन जो क्या है कि हम लोग आई टैग को यूज़ करते हैं तो वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, यानी उस टेक्स्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन जब हम एम्फेसाइज को यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि उसके अंदर ब्राउज़र को बताता है कि अच्छा नहीं, इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है टेक्स्ट के अंदर, इसलिए इसने एम्फेसाइज टेक्स्ट को जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद स्मॉल क्या है कि जब हमने स्मॉल राइटिंग रखनी हो, स्मॉल जो है वो अपनी वर्डिंग शो करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मार्क जो है वो हम लोग हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने ऊपर बताया सबसे ज़्यादा आता है। दैन कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो उसके लिए हम लोग डेल को यूज़ करते हैं। रिमूव करने के लिए भी हम लोग डेल को यूज़ करते हैं। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, फॉर्मूले हमने लिखने होते हैं तो लिखा होता है H2 और यहाँ पे लिखा हुआ है O। तो ये जो H2O है इसको हम लोग जब लिख रहे होते हैं तो 2 नीचे की तरफ करके लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है। क्योंकि ये नीचे की तरफ करके लिखा हुआ है। और अगर हम लोगों ने मैथ के क्वेश्चन करनी हो कि 2 की पावर 3, क्या अब ऐसा लिखना है तो ये जो 3 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये क्या है, अब ये सुपरस्क्रिप्ट है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन कोटेशंस, आपको भी पता है कोटेशंस क्या होती है। वो कहता है कि क्यू टैग जो है हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल कोटेशंस के लिए, और ब्लॉक कोट जो है हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी कोटेशंस बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसको जो है आपने याद रखना है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब एब्रीवेशन हमने किसी चीज़ की यूज़ करनी है तो वो हम लोग ABBR को यूज़ करते हैं, हमारा जो टैग है। उसके बाद एड्रेस के लिए हम लोग एड्रेस को ही यूज़ करते हैं। दैन हमारे पास जो साइट है, डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वर्क, ये भी MCQ में आता है कि आप बताएंगे टाइटल ऑफ अ वर्क जो है वो किससे शो होता है, तो उसका क्या है, साइट जो है वो शो करता है। उसके बाद बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। अब ये बाई डायरेक्शनल ओवरराइड वाला जो MCQ है ये भी मोस्टली पेपर में जो है ना देखा गया है कि आता है, ठीक है। अब बाई डायरेक्शनल वो सिर्फ इतना बताएगा कि बाई डायरेक्शनल जो ओवरराइड है इसका जो है आप टैग बता दें, तो आपने याद रखना है कि वीडियो जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कंप्यूटर कोड और फॉर्मेटिंग, आपने सिर्फ क्या करना है कि वर्ड को याद रखना है और उसका टैग देखना है। ये मोस्टली MCQs पेपर में आ रहे होते हैं कि आपसे टैग पूछ रहे हैं, एब्रीविएशन पूछ रहे हैं। HTML और CSS से ज़्यादा MCQ आते हैं, जावास्क्रिप्ट से बहुत कम आते हैं। अब KBD को हम लोग जो है वो कीबोर्ड के इनपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और इस हमने फाइल को जैसे ओपन करना है। उसके बाद सैम्प जो है ये सैम्पल फॉर्मेटिंग के लिए। अब देखें सैम्पल है ना, तो उसका स्टार्टिंग के 4 उसने जो है वर्ड्स ले लिए हैं कि सैम्प जो है वो अल्फ़ाबेट उसके 4 जो इनिशियल्स से उसने ले लिए हैं। देन कोड फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग कोड को यूज़ करते हैं। ये भी पेपर में आता है कि अगर आपने कोड फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है तो कौन सा टैग यूज़ होगा। वेरिएबल्स के लिए वेर का टैग यूज़ हो रहा होता है मोस्टली। उसके बाद कमेंट टैग। अब कमेंट में 2 तरह के कमेंट्स आते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स भी होते हैं, और जो है हमने कोई ज़्यादा जो है मल्टीपल लाइन्स भी कमेंट करनी होती हैं। अब ये वाला जिसने कमेंट दे दिया, यू कैन ऐड कमेंट्स। अब इसमें क्या है कि आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स और साथ में जो है हमारे पास डैशेज हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ये याद रखनी है कि इससे जो है हम लोग अपना कमेंट जो है वो टैग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास कंडीशनल कमेंट्स हैं कि हम लोग कंडीशनल रख सकते हैं। तो ये हमारी इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग्स हैं इनका वाला वो वही सिस्टम है इनका भी। देन हमारे पास हाइपर लिंक्स आ जाते हैं, इसमें से कोई खास चीज़ नहीं है। एक हमारे पास आ जाता है HTML लिंक्स में एंकर टैग है, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे जाके दोबारा पढ़ेंगे। एंकर टैग में क्या है कि हम लोग लिंक देते हैं किसी चीज़ का, अगर हमने कोई लिंक जो है वो अटैच करना है तो उसके लिए एंकर टैग यूज़ होता है, ठीक है। इसको एंकर याद रखना है, ANCHOR। इसका स्पेलिंग भी नहीं भूलना है, पेपर में पूछता है। दैन कलर्स और आइकन्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमें पहले ही पता है। लिंक जो है, लिंक को भी हम लोग यूज़ करते हैं, विजिटेड, हुआ और एक्टिव। पेपर में इसमें से इतना कोई खास नहीं। अब टारगेट एट्रीब्यूट के लिए जो है वो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें ये वाला पेपर में MCQ आता है और मोस्टली ये लिखने के लिए लाइन भी दे देते हैं, ठीक है। ये वाली जो पूरी लाइन है ये पेपर में आ जाती है।
अब टारगेट एट्रीब्यूट का क्या है कि जब हम लोग कोई चीज़ ओपन करें, जैसे www.google.com लिखा है, अब अगर कोई लिंक है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर क्लिक करें लेकिन वो एक अलग टैब में जाके ओपन हो, ठीक है, ब्राउजर के अलग टैब में, तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, लेकिन अगर आप देखें तो टारगेट इज इक्वल टू ये जो ब्लैंक वाला ऑप्शन है ना, सिर्फ आपने टारगेट ब्लैंक वाला इतना जो पार्ट है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या है कि इसमें आपका जो है ब्राउज़र का जो अब आप खोलना चाहते हैं टैब, वो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इसके शुरू में जो है ना एक आप देखें तो अंडरस्कोर भी है। देन हमारे पास मेरे ख्याल से सारे टैग कंप्लीट हो गए हैं। आईडी जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है, आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो आईडी, एक नाम की एक आईडी बनती है, जैसे हमारी वीयू की आईडी है तो एक स्टूडेंट की एक होती है, तो इसमें भी क्या है कि आईडी हमारे पास स्पेसिफिक होती है, जो एक आईडी आपने किसी क्लास को या फिर डिव को दे दी है वो आप किसी और को दे नहीं सकते। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक होती है वो आईडी होती है, और मल्टीपल क्लास नेम्स जो हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद जो इमेज का सिंटैक्स है उसमें आप इमेज टैग को IMG को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने SRC एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, डिफाइन करता है URL को, जिसके अंदर आप कोई एड्रेस अपनी इमेज का लिंक देते हैं, या तो गूगल से उठा के देते हैं या फिर आप जो है अपना डायरेक्ट जो है कोई इमेज जो है उसके अंदर पुट कर लेते हैं। आर्ट जो है हमारे पास एट्रीब्यूट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, और इसको हम लोग एडिशनल अपने इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करते हैं, स्क्रीन रीडर्स के लिए भी है। उसके बाद विड्थ और हाइट जो है इमेज के साइज़ वगैरह वो हम लोग स्टाइल के अंदर जाके जो है वो पुट कर सकते हैं। देन हमारे पास इमेज का वही आ गया, इमेज फ्लोटिंग के लिए आप लोग फ्लोट का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ़्ट कर लिया, फ्लोट राइट कर लिया, वो ये सारा आ गया है। ये वाला अक्सर वो पूछ तो लेता है, लेकिन वो क्या है कि ये पेपर में जो है ना कोड लिखने के लिए देता है। टेबल के लिए आप टेबल का टैग यूज़ करते हैं, टेबल रो के लिए आप TR का टैग यूज़ करते हैं, टेबल डाटा उसके अंदर पुट करना है तो TD का टैग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये पेपर में आता है और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेता है। देन हमारे पास आता है टेबल की हेडिंग अगर आपने देनी है तो उसके लिए आपने TH का टैग यूज़ करना है। इतना जो कोड है ये वाला आपने अगर जो जो ये वीडियो देख रहा है आपने इसका जो है ये टैग जो है, सॉरी ज़्यादा कंडल गया, आपने जब भी पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या करना है कि इतना ये जो कोड है इसको लाजमी कर लेना है, क्योंकि ये वाला कोड जो है पेपर में मोस्टली रिपीट हुआ है। वो क्या कहता है कि टेबल की हेडिंग दें, उसके अंदर जो है डाटा डालें, उसकी रोज़ बनाएं। ये नहीं कि एज इट इज़ यही कोड आया है, लेकिन बात यह है कि वो बनाने के लिए इस तरह का कोड देता है। टेबल में से ज़्यादा पेपर आता है। फिर अगर टेबल की साइड पर हमें बॉर्डर लगाना है तो टेबल के साथ ये बॉर्डर लिख के 1 पिक्सल लगा सकते हैं, और उसकी जो स्टाइल और विड्थ है उसको दे सकते हैं। ये साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दी। उसके बाद हमारे पास टेबल हेडिंग जो है, हेडिंग हमेशा बोल्ड और बड़ी आती है। बॉर्डर स्पेसिंग के लिए आप बॉर्डर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, एज सेम नेम है उसका। टेबल्स की हेडिंग स्पैन वगैरह जो भी हैं, कॉल स्पैन के लिए कॉलम को अगर स्पैन करना है तो उसके लिए आप कॉल स्पैन का यूज़ कर रहे होते हैं। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन 1 कॉलम, ठीक है, अगर आपने 2 से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं उसको स्पैन करना है उसके लिए। उसके बाद रोज़ के लिए भी जो है रोज़ स्पैन का ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल है, जैसे इसने यहाँ पे TH को किया रोज़ स्पैन 2। तो अब हमारे पास कैप्शन जो टैग है वो कैप्शन देने के लिए यूज़ होता है, सेम नेम है उसका भी। उसके बाद डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट टेबल्स, तो आईडी एट्रीब्यूट्स देके आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं इसमें। और मेरे ख्याल से HTML वाले जो है ना थोड़े सारे टैग्स कंप्लीट होने वाले हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप UL का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब भी आपने कोई लिस्ट पुट करनी है, लिस्ट के लिए LI का टैग यूज़ होता है, ये भी पेपर में पूछता है वो। और ये जो स्टाइलिंग वाले हैं ये आपने मस्ट करने हैं, क्यों, क्योंकि ये भी पेपर में आते हैं। ये जो बॉक्सेस बने होते हैं ना मोस्टली बुक के अंदर, वो पेपर में आ जाते हैं। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, उसके स्टाइलिंग वगैरह ये पेपर में पूछ सकते हैं। फिर आ जाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ करते हैं, और सेम जो लिस्ट के लिए LI यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसके स्टाइलिंग के जो मेथड हैं आपने वो कर लेने हैं, ये भी हो सकता है पेपर में आ जाए। और डिस्क्रिप्शन वाला आ जाता है पेपर में क्वेश्चन जो है, इसके अंदर अब क्या है हमारे पास DL है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, DT है हमारे पास जो है डेटा की जो डिफाइन करता है टर्म्स को, और इसके बाद हमारे पास DDR है जो टैग्स हमारे डाटा को जो है वो डिफाइन कर रहा है। तो इसका भी ये वाला कोड आपने देख लेना है एक दफ़ा लाजमी। अब इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये MCQ भी आ सकता है और हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अब हमारे पास वो कहता है कि जो मोस्ट एलिमेंट्स हमारे पास ब्लॉक लेवल के जो एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर हम लोग HTML के अंदर तो हम बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है। वो कहता है कि जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स हैं नॉर्मली क्या करते हैं, स्टार्ट होते हैं एक न्यू लाइन से, ठीक है, उन्होंने एक न्यू लाइन लेनी है। अब इसकी एग्जांपल वो पेपर में MCQ में पूछ लेता है H1P UL टेबल,
ये टैग आप जब भी यूज़ करेंगे ये एक न्यू लाइन लेंगे, ठीक है। लेकिन इन लाइन एलिमेंट्स क्या है, नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट द लाइन ब्रेक, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं करते, साथ में जो है अपना आउटपुट जो है वो शो कर देते हैं। इमेज है, बोल्ड टैग है, एंकर टैग है, और हमारे पास जो है टेबल डाटा का जो टैग है वो, तो ये पेपर में आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो HTML का लेआउट है वो सेम वैसा ही है जैसे हम देख रहे हैं। उसके बाद आगे आ गया CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये MCQ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद टेबल का लेआउट भी हम लोग ऊपर देखा है, और फिर आ जाता है CSS। CSS से स्टार्ट होने वाली है तकरीबन। अब आई फ्रेम जो है इनलाइन फ्रेम है, ठीक है। ये इसकी एब्रीवेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपने देख लेनी है। इसका सिंटैक्स भी वैसा है, इसके साथ सोर्स लगता है और इधर हम लोग जो है URL जो है वो दे रहे होते हैं। अब आई फ्रेम जो है इसका काम क्या है वो पूछ ले, अगर कि आपने कोई डॉक्यूमेंट है वो इम्बेड करना है, ठीक है। तो एन इनलाइन फ्रेम, ठीक है, इज यूज टू इम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई एक और डॉक्यूमेंट जो है इम्बेड करना है तो इनलाइन फ्रेम जो है ना, आई फ्रेम, उसको यूज़ करते हैं इसको इम्बेड करने के लिए। तो ये भी पेपर में या MCQ में पूछ सकता है। अब फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म का ही जो है वो टैग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कोई इनपुट हमने लेना तो उसके लिए हम लोग इनपुट का टैग यूज़ कर रहे हैं। जैसे इनपुट टाइप हम लोग बता सकते हैं कि हमने टेक्स्ट लेना है, हमने नंबर लेना है, या फिर हमने जीमेल लेनी है, एक्सेट्रा। उसके बाद रेडियो बटन के लिए इनपुट टाइप रेडियो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी इस तरह की भी एक एक लाइन जो है वो पेपर में लिखने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि जो रेडियो है वो हम क्यों बटन यूज़ करते हैं, तो वो कहता है कि रेडियो बटन लेट अ यूज़र टू सेलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर। जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग रेडियो बटन यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने कोई चीज़ सबमिट करनी है तो सबमिट को हम यूज़ कर रहे हैं। देन एक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो एक्शन के लिए यूज़ होता है, जब हम लोग इसके साथ कोई एक्शन बैकएंड पे लेना चाह रहे हैं तो उसको हम यूज़ कर लेंगे। देन यहाँ पे ये सारा खत्म हो जाता है। फील्ड सेट हमारे पास एक और चीज़ आ गई है, ग्रुपिंग फ्रॉम द डाटा। इसके लिए अगर हमने कोई भी फॉर्म बनाया तो उसका डाटा अपने ग्रुप करना है तो उसके लिए फील्ड सेट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। HTML के अंदर कलर 3 टाइप के होते हैं, हेक्साडेसिमल कलर्स हैं, RGB और कलर नेम। यानी कि आप लोग हेक्साडेसिमल भी देख सकते हैं टाइप में करके, RGB भी देख सकते हैं कलर भी। तो अब हेक्सा में क्या है कि हैश डाल के हम लोग कलर ऐसे देते हैं, RGB में ऐसे देते हैं, और कलर नेम में हम लोग सिंपली कलर का नेम बता देते हैं। हेड टैग देख लिया, सारा कुछ देख लिया। आई थिंक यहाँ पे ये जो है सारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS को और जावास्क्रिप्ट को। अब HTML के एंटिटीज और सिंबल्स क्या हैं, ये स्मॉलर और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो साइन है इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसके लिए हम लोग एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। ये जो हमारा कोड है इसको जो है कंफ्यूज ना कर दे कि अब ये टैग के लिए हम लोग स्मॉलर देन का साइन यूज़ कर रहे हैं या ग्रेटर देन का। तो उसके लिए जो एंटिटी नेम्स हैं वो इन्होंने ऐसे एंटिटी नेम्स बनाए हैं, लेकिन ये पेपर में मोस्टली पूछते नहीं हैं, ठीक है। कि इसको अगर हम एंटिटी को यूज़ करें तो कौन सा जो आएगा। नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस के लिए NBSP को यूज़ करते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस को। और बस इसके अलावा पेपर में कोई इतना खास अभी तक MCQ नहीं आया। ये वाले सारे टेबल्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता। तो करेक्टर सेट इन कोडिंग UTF-8 को हम लोग यूज़ करते हैं। अब आपने ये बस बात याद रखनी है। और HTML5 जो है अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। HTML4 जो है वो पुरानी होगी हुई है, और इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा वो। दैन हमारे पास ये जो हमने कर लिए हुए हैं, लेकिन आपने इसकी जो है एब्रीवेशन है ये कर लेनी है। देन XML जो है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो शॉर्ट क्वेश्चन में XHTML सॉरी और HTML जो है फ़र्क पूछ लेगा। तो इसका तो यहाँ पे जो ज़रूरी है वो सिर्फ यही है कि इसका एब्रीवेशन MCQ के लिए कर लें, लेकिन ये जो पॉइंट्स है इसमें और HTML में डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी आपने देख लेना एक बार। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।